नमस्कार। 10th क्लास का एक चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें की हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कि एनर्जी रिसोर्सेज होता क्या है। देखिए, एक डेफिनेशन मैंने लिखा है कि एनर्जी रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट। एक तो हीट प्रोड्यूस कर सके, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम आ सके, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो अगर वेयर एज द कंसर्न ऑफ द डिफाइन energy resources, we can say that it is anything or something that can produce heat, move objects or produce electricity. So this is the definition. ये तो होगा definition का पार्ट। उसके बाद आ जाता है इसकी रिक्वायरमेंट कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग एनर्जी रिसोर्सेज की क्या आवश्यकता होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि खाना बनाने के लिए टू कुक वी नीड इट, प्रोवाइड लाइट जो हम देख रहे हैं हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। टू प्रॉपर व्हीकल को रन करने के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। जितनी भी इंडस्ट्री में मशीनरीज हैं उनको रन करने के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो पहला हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया रिक्वायरमेंट। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ पॉइंट हमने किए हैं। कुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री को रन करने के लिए करते हैं, लाइट और हीट के लिए करते हैं, इसके अलावा व्हीकल्स को रन करने के लिए करते हैं। उसके बाद है कि इसको कैसे जनरेट किया जा सकता है। फ्यूल के जरिए हम लोग इसको एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। मिनरल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि यहाँ से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, और ये जब जनरेट होती है उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है इसके टाइप्स। एनर्जी रिसोर्सेज के को हम अगर डिफाइन करें, क्लासिफाइड करें, तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, इसको समझने का अगर हम प्रयास करेंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, वो सभी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर यूजिंग लास्ट फ्रॉम सो मैनी ईयर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कैटल डंग, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं आपने अपने जीवन काल में देखी, हमने देखी, और हमारे जो पहले लोग थे उन सब लोगों ने इन चीज़ों का लगातार कई वर्षों से इस्तेमाल किया है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग लास्ट फ्रॉम सो मैनी ईयर। एग्जाम्पल मैंने दिया है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एज अ अल्टरनेट, बिकॉज वी हैव रियलाइज कि अब जो है अगर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लगातार इस्तेमाल किया गया तो एक दिन आएगा जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, और उसको बनने में भी लाखों साल लगते हैं। इसलिए हमें कुछ अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। जो अब हम रिसेंटली एनर्जी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, पहले से यूज़ करते हुए नहीं आ रहे हैं, उसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे, बायो एनर्जी, ये सारे के सारे, नहीं जियोथर्मल नहीं है, वो पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तो कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और दिया हुआ है, जो फायरवुड, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फायरवुड का जो इस्तेमाल किया जाता है, आपको जान लेना चाहिए कि रूरल एरियाज़ में 70% लोग फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, काउडंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी वजह से फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होता जा रहा है, और जो नेचुरल मैन्योर है, कुकिंग में इसका जब इस्तेमाल किया जाता है काउडंग का, तो नेचुरल मैन्योर भी रिड्यूस हो रहा है। इसलिए अब इनका अल्टरनेट ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो एनर्जी रिसोर्सेज की यहाँ पर हमने 4 पार्ट किए हैं। पहला डेफिनेशन, दूसरा इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरा ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, और चौथा है इनके टाइप यानी क्लासिफिकेशन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग लास्ट फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। देखिए, सबसे पहले हम कोल के बारे में बात करेंगे, कोयले के बारे में बात करेंगे, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश की जो एनर्जी प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कोल पर डिपेंड है। देखिए, इसके टाइप्स बताए गए हैं। इसके टाइप को
बाइफरकेट करने का एक तरीका होता है कि जो कोल की अवेलेबिलिटी है जहाँ से ये मिलता है और जो कोयला मिलता है उसमें कार्बन का कितना कंसंट्रेशन है। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो कार्बन कंटेंट के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे बेटर माना जाता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो होता है उसमें कार्बन कंटेंट 80 से 95% होता है, यानी कि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये सुपीरियर क्वालिटी का कोयला होता है। दूसरा है बिटुमिनस, इसमें भी 40 to 80 अप जाता है, वैसे 60 to 70 के करीब होता है, लेकिन फिर भी एक इसका हम मान लेते हैं रेशियो 40 to 80% कार्बन कंटेंट होता है। उसके बाद है लिग्नाइट, फिर ये इसका जो क्वालिटी है वो डाउन आती है, 40 to 55% मिलता है, ये इसकी डाउन क्वालिटी होती है। और सबसे जो पुअर क्वालिटी का कोयला होता है वो पीट होता है, जिसमें 40 और 45 से लेस कार्बन कंटेंट होते हैं। इस तरह से जो कोयला है जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है वो 4 तरह का होता है। इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसका कारण है क्योंकि कई साल पहले, हम बात भी करेंगे कि कितने साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन कई सौ साल पहले, कई डेकेड्स, कई यू कैन से मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या हुआ था कि जो प्लांट्स हैं वो किसी भी जियो एक्टिविटी की वजह से, चाहे वो अर्थक्वेक था या कोई और कोई वजह थी, साइक्लोन था, वो सारे दब गए और उस पर लेयर बनती चली गई और वो कंप्रेस हो गए और एक चट्टान के रूप में बदल गए। तो जहाँ से कोयला पाया जाता है, जहाँ पर कोयला पाया जाता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, जो लेयर्स के रूप में होता है। देखिए, तो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, फॉसिल फ्यूल होता है। ये नेशन की एनर्जी की नीड पूरी करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर जनरेशन के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, उसको सप्लाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी टू इंडस्ट्रीज में कोयले को एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्री की जो मशीनरीज हैं वो रन करती हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोयले को बर्न करने से उसमें इस्तेमाल होता है। उसके अलावा डोमेस्टिक यूज़, हमने देखा है कि खाना बनाने में बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको चलाने में कोयले का इस्तेमाल घर में होता है। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था 4 टाइप। ये वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में पाने के पीछे रीज़न है कि ये कितने साल पहले फॉसिल फ्यूल जो हैं मिट्टी के नीचे दबे थे, चट्टान के रूप में बने थे। इस आधार पर हम देखें तो जो कोयले की क्वालिटी है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है जो 200 मिलियन ईयर पहले बनी थी, जिसको गोंडवाना रिजर्व कहते हैं। एक जो 55 मिलियन ईयर अगो बनी थी, उसको टर्सरी एज का कोयला बताया जाता है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सालों पहले जब प्लांट मटेरियल कंप्रेशन में आ गया, सेडिमेंट्री रॉक में जमावड़ा हो गया, उससे कोयला बनता है। इसकी डेप्थ कितनी है, कितने नीचे दबा है, क्योंकि जितने नीचे वो प्लांट का मटेरियल दबा हुआ होगा उसके ऊपर फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही बेटर क्वालिटी का वो होगा। टाइम टू बरिल कब दबा है, 200 मिलियन पहले, 5500 मिलियन पहले, 55 ओनली, 55 मिलियन, 200 मिलियन। अब जियोलॉजिकल एज के आधार पर मैंने बताया था इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। गोंडवाना एज का होता है कोयला, जो 200 मिलियन पहले किसी भौगोलिक स्थिति की चेंजेस की अवस्था की वजह से जियो या अर्थ में कुछ चेंजेस आए, क्रस्ट में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से फॉसिल्स जो हैं दब गए और उसकी वजह से ये कोयला बना। तो दूसरा है टर्सरी 55 मिलियन। अब देखिए, हम इसकी अवेलेबिलिटी करेंगे। हमने अभी तक क्या किया है, कोयले को जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कितनी तरह का होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्यों पाया जाता है, इसकी जो एज है उसके बारे में बात किया। अब इसका देखेंगे, 2 एज मैंने बताई थी, गोंडवाना एज, टर्सरी एज। ये 200 मिलियन ईयर्स पहले का जो जमावड़ा है, जो रिजर्व है वो है। ये 55 मिलियन ईयर का जमावड़ा है वो है। ये जो है बेसिकली ज़्यादातर इसके रिजर्व पाए जाते हैं, एक तो झारखंड में और एक वेस्ट बंगाल में। देखिए, झारखंड में 2 जगह हैं, एक झरिया, एक बोकारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैप वर्क में भी आ सकता है। छोटा सा मैप बना करके समझाने का प्रयास मैंने किया है। झारखंड में झरिया और बोकारो 2 जगह हैं जहां पर गोंडवाना एज का कोयला पाया जाता है, और तीसरी जगह है वेस्ट बंगाल का रायगंज, जो इसके साथ लगती जगह है। तो यहाँ पर गोंडवाना एज का पाया जाता है। टर्सरी एज का जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड है, मेघालय है, यहाँ पर जो रिजर्व मिलते हैं वो टर्सरी एज के मिलते हैं, यानी 55 मिलियन ईयर्स पहले के मिलते हैं। अब देखिए,
इसकी एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है कि ये जो है इस बल्कि होता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक अगर इसको ट्रैवल किया जाए, इंडस्ट्री तक ले जाया जाए, तो ये अपना वेट को लूज़ कर देता है। इसलिए जो हैवी इंडस्ट्री होती हैं, जो इंडस्ट्री के ऑनर होते हैं, वो प्रयास करते हैं कि जो इंडस्ट्री सेटअप की जाए वो कोल के रिजर्व के पास की जाए। क्योंकि अगर वो ट्रैवल होकर के आएगा, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी और वो अपना वेट लूज़ कर देगा, कार्बन कंटेंट लूज़ कर देगा, जिसकी वजह से जितनी हीट वो बेटर तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। तो कोल के बारे में अब कोई भी सवाल आ जाता है, कोयले के बारे में टाइप्स में आ जाए, उसकी एज का आ जाए, अवेलेबिलिटी का आ जाए, यूजेस का आ जाए, और कहाँ कहाँ पर वो पाया जाता है, या मैप वर्क आ जाए, आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम अगले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने अभी कोल के बारे में बात किया है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पेट्रोलियम। दिस इज द नेक्स्ट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पेट्रोलियम होता क्या है, किस तरह से बनता है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने आपको दो जियोलॉजिकल एज बताई थी, गोंडवाना और टर्सरी एज। तो जो इंडिया में जो पेट्रोलियम पाया जाता है, जो पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं, वो टर्सरी एज के हैं। देखिए, एक हम यहाँ से वापस यहाँ पर आते हैं, ये एंटीसिलाइन और सिलिसलाइन मैंने दो पार्ट लिखे हैं। ये जो सिस्टम होता है, देखिए, ये जो रिजर्व इस तरह से पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, इसको एंटीसिलाइन बोलते हैं। मतलब ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। जो फॉसिल्स होते हैं उनके लगातार दबने की वजह से, उसके ऊपर प्रेशर्स डलने की वजह से जो फॉसिल्स होते हैं फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एंटीसिलाइन है। एंटीसिलाइन का मतलब देखिए क्या होता है, इस तरह का जो डिपोजिशन होता है ऐसे इस लेयर में, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ, इसको एंटीसिलाइन बोलते हैं। और ये यहाँ नीचे जो दबा होता है नीचे की तरफ, इसको सिनेसिलाइन बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में एंटीसिलाइन में पाया जाता है। देखिए, ये लेयर्स हैं, ये सोर्स यानी कि जो फॉसिल्स है वो यहाँ पर दबे हुए हैं। तो ये तो हो गया सोर्स रॉक, जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। अभी सोर्स रॉक, इसके ऊपर की जो लेयर है, ये लगातार जो लेयर्स हैं इसके ऊपर दबाव डालती हैं। सोर्स रॉक के ऊपर ये यहाँ पर पानी दिखाया हुआ है, ये ऑयल है, और ये इसके ऊपर नेचुरल गैस होती है। ये 3 लेयर में है। यहाँ पर इसको डिगअप करके ऑयल वेल बनाया जाता है। यहाँ से यहाँ पर इसको कलेक्ट किया जाता है, वेल के थ्रू निकाल लिया जाता है ये, और इसको पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल की रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है। पेट्रोलियम की रिफाइनरी में पेट्रोलियम की रिफाइनरीज में क्या होता है, देखिए, बेसिकली जो पेट्रोलियम होता है वो कीचड़ की शक्ल में होता है। कीचड़, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इस पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है। यहाँ से इसको हीट दिया जाता है। लगातार हीट देने से जो ये पेट्रोलियम है, जो सलरी टाइप में, कीचड़ टाइप में है, ये सबसे ऊपर स्टीम जो बनती है, गैस जो बनती है, जिसको हम CNG और LPG के नाम से जानते हैं, वहाँ पर बनेगी। उसके नीचे यहाँ पर वाइट पेट्रोल बन जाता है। ये जो है, जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं वो बनता है। उसके नीचे लेयर होती है डीजल की, उसके नीचे केरोसिन ऑयल की होती है। इस तरह से वैक्सीन होता है, मोम हो जाता है, तारकोल होता है। ये सारी लेयर, ये सभी के सभी बायो प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम के। तो पेट्रोलियम को जहाँ पर वो पाया जाता है वहाँ से पाइप के माध्यम से पेट्रोलियम रिफाइनरीज में पहुँचाया जाता है, और वहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरीज में उसको हीट करके ये सारी चीज़ें, जिसमें गैस, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा होते हैं, उसको निकाला जाता है। फॉल्ट ट्रैप में ये पाया जाता है। बड़ा आसान है, आप बुक में पढ़ोगे आपको अब समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हमने किया कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम को कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। अब देखिए, ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। यूज़ होता है, पहला यूज़ इसका बताया है हीट करने में और लाइटनिंग करने में, प्रोड्यूस हीट, प्रोड्यूस लाइट। उसके बाद आता है मशीनरीज को लुब्रिकेंट, जिससे मशीन जो है आसानी से काम करती हैं। जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के जो बायो प्रोडक्ट होते हैं उसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट के लिए किया जाता है, व्हीकल्स को रन करने के लिए किया जाता है। ये नोडल इंडस्ट्री के रूप में काम करता है। किसकी नोडल इंडस्ट्री? ये सिंथेटिक टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर्स केमिकल इंडस्ट्री में
ये काम करता है नोडल इंडस्ट्री, मतलब इसके बिना इस इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होना, प्रोडक्शन होना क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क होता है। उसके बाद आता है इसका अकरेंस, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि टर्सरी एज का हमारे यहाँ रिजर्व मिलता है। मुंबई हाई महाराष्ट्र में 63% पाया जाता है, गुजरात में अंकलेश्वर जो है वहाँ पर 18% पाया जाता है, आसाम सबसे पुरानी रिफाइनरी पेट्रोलियम की आसाम में पाई जाती है। ये जगह के नाम बताए हैं, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन, हुगरीगंज, ये सारी जगह है। अब देखिए पेट्रोलियम किस तरह से एंटीसिलाइन में पाया जाता है। पेट्रोलियम को एंटीसिलाइन से पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी में ला करके उसके बायो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है और ये रिजर्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इट इज़ क्वाइट क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं एक और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल गैस। ये बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, ये पेट्रोलियम के साथ एसोसिएशन में पाई जाती है। ऊपर जो मैंने यहाँ पर बताया, ये जो ब्लैक पोर्शन है यहाँ ये नेचुरल गैस पाई जाती है। हालांकि एसोसिएशन पेट्रोलियम के साथ मैक्सिमम पाया जाता है, लेकिन बिना पेट्रोलियम के एसोसिएशन के साथ भी हम इसको कई जगह पर पाते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इसके बर्न होने से जो CO2 का एमिशन है बहुत कम होता है। इसलिए आज प्रेजेंट डे में अलग अलग जगह पर एनर्जी को लेने के लिए नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल गैस के लिए यहाँ पर बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखिए, और नेचुरल गैस का ये जो सिस्टम है HVJ, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए, क्योंकि देखिए कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है वहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है। एक बहुत लंबी पाइपलाइन बिछाई हुई है जहाँ से अपने कंट्री के अलग अलग पार्ट में नेचुरल गैस को पहुँचाया जाता है। ये पाइपलाइन है, मैप में आपको दिया हुआ है, आप देखेंगे हजारिया ये गुजरात के अंदर है। यहाँ से लेकर के MP, राजस्थान, हरियाणा और जो भी NCR के एरियाज़ है वहाँ पर नेचुरल गैस को पहुँचाया जाता है इस पाइपलाइन के ज़रिए। ये पाइपलाइन 1700 किलोमीटर है, इसको HVJ के नाम से जाना जाता है। हजारिया जो गुजरात में है, विजयनगर उत्तर प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, ये 1700 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू गैस का जो सप्लाई है वो किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड हमारा एनर्जी रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। मेन बात है ये दो तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, आपको पता है कि बड़े बड़े डैम, भाखड़ा नंगल डैम का आपने नाम सुना होगा, उसमें क्या किया जाता है, देखिए बनती किस तरह से है। ये एक टरबाइन होती है जनरेटर के अंदर, इस टरबाइन के ऊपर प्रेशर से पानी डाला जाता है, ये मूव करती है, घूमती है, और इससे मैकेनिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो जनरेटर लगा होता है इसके ऊपर जब प्रेशर से पानी डाला जाता है, मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, फोर्स से वाटर डाला जाएगा तो वो टरबाइन घूमेगी, उस टरबाइन के घूमने से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम और अदर फ्यूल के जरिए हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है पानी को। पानी गर्म होने से उसमें स्टीम आती है, उस स्टीम को प्रेशर से टरबाइन पे डाला जाता है। उस टरबाइन वो जो मूव करती है, जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। प्रोड्यूस होने के बाद दोनों तरह की इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सेम होती है। देखिए हमारे देश में बहुत सारे थर्मल प्लांट हैं, 300 से ज़्यादा थर्मल प्लांट हैं, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम केवल 9 थर्मल प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ये हमारा इंडिया का मैप है, हम यहाँ से मूव करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 थर्मल प्लांट हैं जो दोनों के दोनों यूपी के अंदर हैं, हरदुआगंज, सिंगरौली। ये इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है ऊपर की तरफ, ये इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। तो हरदुआगंज और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में 2 थर्मल प्लांट हैं। उसके बाद यहाँ पर असम में नामरूप नाम से एक जगह है, वहाँ पर थर्मल प्लांट है। उसके बाद 4th ये छत्तीसगढ़ के अंदर। मैप के बारे में जान लेना, मैंने पहले ही बताया था आपको, आना चाहिए कि जो मेन हमारी
मेन क्या सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उनकी लोकेशन के बारे में आपको जान लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा नाम से थर्मल प्लांट है। इसके बाद ये जो है उड़ीसा में तालाचर से, तो 4 हो गए हैं, 2 उत्तर प्रदेश के अंदर, एक छत्तीसगढ़ के अंदर और एक उड़ीसा के अंदर। 5वां जो हमारा है, 5 हो गए, एक नमरूप आसाम में। छठा जो हमारा ये 2 पाए जाते हैं, जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसमें, एक तेलंगाना में जो बाइफरकेट हुआ है आंध्र प्रदेश से, और एक आंध्र प्रदेश के अंदर ही। आंध्र प्रदेश में रामगुंडम नाम से है और इसमें तेलंगाना में रामगुंडम नाम से है और आंध्रा में विजयवाड़ा नाम से थर्मल प्लांट है। उसके बाद तमिलनाडु में टी से तमिलनाडु और टी से टूटीकोरिन, यहाँ पर भी एक थर्मल प्लांट लगाया हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद महाराष्ट्र में उरन जगह है। तो ये इस तरह से 9 हमारे थर्मल प्लांट हैं, 2 उत्तर प्रदेश के अंदर, एक आसाम में, एक छत्तीसगढ़ में, एक उड़ीसा में, एक तेलंगाना में, एक आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में और उसके अलावा यहाँ पर उरन महाराष्ट्र में। तो ये थर्मल प्लांट हैं। ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट है जिसमें हमने कोल के बारे में डिटेल से बात किया, सारी चीज़ें, पेट्रोलियम कहाँ प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारा नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है और लास्ट में जो थर्मल प्लांट हैं उसके बारे में हमने बात किया। इसके बाद हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।